जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एक्सपीरियंस मैटर्स के नए एपिसोड में। आज हम अपने पॉडकास्ट में बुलाया है एक मार्कोस कमांडो को, दीपक सर का। दीपक सर, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, बहुत थैंक्स अ भाई ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। दीपक सर, सबसे पहले शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपका एक बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आते हैं और क्या क्या किया है, देन वी कैन स्टार्ट विद योर जर्नी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। भाई मैं आते तो क्या है कि किसान परिवार से ही हैं जी। पिताजी किसान थे, माताजी जो हैं किसान अभी तो नहीं करते हैं मतलब, क्योंकि एज हो गई पिताजी, और माताजी हाउसवाइफ थी, तो काफ़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से। इस दौरान पापा ने मुझे स्टार्टिंग जब मैं 4 साल का था तब से मुझे उन्होंने रोहतक भेज दिया था मेरी बुआ जी के पास। अच्छा। जो कि तो उसके आगे की मेरी जो जर्नी रही है वो रोहतक की रही अप टू, ये लगा लीजिए कि मैं 99 में 12th किया था। तो 4 साल से लेकर और जो मैं 17 साल का हुआ तब से मेरी रोहतक की जर्नी रही है। अच्छा। 99 में 12th पास कर किया, उसके बाद फिर इन द ईयर 2000 मैं नेवी में चला गया। ओके। नेवी मैंने फिर सर्व किया 15 साल। अच्छा। 15 साल सर्व किया, उसके बाद में अभी मेरे को 10 साल हो जाएंगे नेवी छोड़ 31 जुलाई को जी। और इसी के साथ हमारी अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है बैट्समेट्स की। अरे वाह। चिल्का में, जहाँ हमारी इनिशियली बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, जहाँ हम सब मिले थे। ओके। तो उसकी अभी 21-22 जुलाई को मैक्सिमम बैट्समेट्स जा रहे हैं, चिल्का में इकट्ठे हो रहे हैं सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए। अच्छा। और वहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट है। दुर्भाग्यवश मैं काफ़ी कमिटमेंट्स हैं मेरी, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ओके। बट ऑल द बेस्ट टू ऑल माय बैचमेट्स। आपके पॉडकास्ट के थ्रू उन सबको कहना चाहता हूँ कि खूब एंजॉय करो, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें वहाँ पे। बहुत बढ़िया। और रिटायरमेंट होने आफ्टर रिटायरमेंट मैंने उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी मैं सर्व किया था। आफ्टर दैट फाइनली मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेटल हो गया हूँ। अरे अभी वहाँ सर्विंग। बहुत अच्छी बात। तो धन्यवाद सर अपने बैकग्राउंड के बारे में। सर अपना आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप, क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, मेरे को लगता है कि आपके परिवार में कोई डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं होगा या कोई था? नहीं, डिफेंस बैकग्राउंड में दादाजी जो हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर जी थे, वो आर्मी से थे, जाट रेजिमेंट में थे वो। ओके। बट वो काफ़ी, जब हम रिटायर हो चुके थे, वो भी 17 ईयर्स करके आए थे। ओके। तो व्हेन वी बोर्न तो दादाजी उस टाइम रिटायर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपको फौज में जाने की ये जो एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिला, कहाँ से, दादाजी से मिला या कैसे था फौज में जाने का? क्या रीज़न था फौज में जाने का? रीज़न देखो, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हूँ। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। अच्छा। घर की हालात कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छी थी नहीं। बड़ा होने बाहर मुझे पढ़ाया गया था, तो जिम्मेदारियां थी और ज़रूरत थी जॉब की। उससे पहले मैं एनडीए भी गया था, एनडीए में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके। तो उसके बाद फिर नेवी के फॉर्म्स निकले थे, तो उस टाइम पे हमने फिर फॉर्म्स के जॉब तो सर्च करना स्टार्ट कर दिया 12th के बाद। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ये नहीं थी कि मैं और आगे उस चीज़ को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूं। तो बेसिक जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी, जॉब की ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी जो है सपोर्टिव नहीं थी। समझ गई। और बीइंग एल्डेस्ट फैमिली मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, जो मतलब फैमिली इन द सेंस की चारों भाइयों में, तो जॉब लेना बड़ा ज़रूरी था उस टाइम पे। और गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, तो मुझे जॉब मिल गई उस टाइम पे। तो सर नेवी में जाने के बाद तो आप, ठीक है, आपकी एक जॉब सिक्योर होगी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई आपके पास, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मार्कोस, अब जैसे बोलते हैं पैरा फोर्सेज हैं, जैसे पैरा 20 तो स्पेशल फोर्सेज वाले होते हैं, तो बोलते हैं उनकी थॉट प्रोसेस ही अलग होता है। ऐसे जो मार्कोस में जाते हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं होते, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मेंटल माइंडसेट होना चाहिए। तो कैसे आपने ऑप्ट किया इसको? देखिए,
सच बात जो है, सच बात ये है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग पूरी करके आए, उसके बेसिक बाद ट्रेनिंग कितने दिन की बेसिक होती है आपकी? ट्रेनिंग हमारी 6 महीने की होती है, चिल्का में होती है, आज भी वहीं होती है, अच्छा, चिल्का में ही होती है, उड़ीसा में, ठीक, चिल्का लेक के साथ में। ओके। तो उसके बाद अभी मैं, क्योंकि 10 साल मुझे हो चुके हैं रिटायर हुए, तो मैं एग्जैक्टली पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा कि अभी क्या पॉलिसी चल रही है। बट पहले ऐसा होता था कि पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती थी, फिर शिफ्ट ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, जब आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो आपका ट्रेड एलोकेट हो जाता है कि आप किस ब्रांच में जाने वाले हैं। मतलब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस में वो अच्छा है। एलोकेट होती है, वो मिलती है आपको, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वहाँ पे। तो जब आप वॉलंटरी भी बेसिक जो select हमारा कर सकते हैं? उसमें क्या होता था कि जैसे मैं जब था तो 10% बच्चों को, जितने भी हमारे, जैसे हमारा 1550 का बैच था, तो कुछ परसेंटेज थी, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता है क्योंकि वो पोल्स वो तो हमें पता नहीं चलती हैं। ठीक, ठीक। लेकिन कुछ परसेंटेज बच्चों को वहाँ जाते ही हमारा टेस्ट होता है, ओके, जाने के 1 महीने के अंदर अंदर टेस्ट हो जाता है, और EBT जिसको बोलते हैं, एंट्री बिहेवियर टेस्ट, एंट्री बिहेवियर टेस्ट, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है वो। ओके। होता था, अभी क्या होता, मुझे आज के उस शहर में पूछो तो मुझे ठीक, नहीं मतलब आप बता अपने पाऊंगा, उसको हमारे टाइम पे जो हुआ था। ठीक, तो लकीली मैं उन 100 या कितने 150 बच्चों को सिलेक्ट हुए थे जिनको चॉइस ब्रांच मिलनी थी। अच्छा, मेरा दूर दूर तक कोई जानकार था नहीं, तो मुझे पता नहीं था क्या ब्रांच मिलनी है, मतलब क्या लेनी चाहिए। सही बात है। तो हम, जैसे मैं PCMB करके आया था, तो साइंस साइड से आया था, तो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती तो मैं शायद इंजीनियरिंग उसको परस्यू करता। करेक्ट। तो हमारा तो वही था कि टेक्निकल है, टेक्निकल लेते हैं, टेक्निकल की बहुत वो रहती होगी, पता नहीं था कुछ भी, मतलब आपको तो माइंडसेट हाँ, तो मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए ऑप्ट किया था। ओके, कि वे टेक्निकल ट्रेड है, ये बताया जाता है, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 टेक्निकल ट्रेड होती हैं, एक एविएशन में होती है। तो मैंने, क्योंकि मैं उन बच्चों में सिलेक्टेड था जिनको चॉइस ब्रांच मिलनी थी, तो लकली मैंने इलेक्ट्रिकल आपको जो है मिल गई, मैंने ऑप्ट की और मुझे मिल गई। ठीक है। उसके बाद हम शिप में गए। क्या होता है कि उसके बाद आपको वो भी ट्रेड वाइज था, जैसे मेडिकल वाले थे उनको 1 हफ्ते की शिफ्ट ट्रेनिंग थी। अच्छा, टेक्निकल वालों को 2 महीने की शिफ्ट ट्रेनिंग थी। अच्छा। तो नेवी क्या बेस में बहुत अच्छी लगती है। नेवी का असली मजा शिप में जाने बाद आता है। ओके, तब पता चलता है कि नेवी क्या चीज है, क्या चीज है। क्योंकि जब वो समुद्र के अंदर वेव्स को चीरती हुई शिप आगे बढ़ती है, और जब रफ कंडीशंस होती है, जो रोलिंग और पिचिंग होती है, और उसके बाद वो सी सिकनेस होती है, राइट, तब आदमी सोचता है कि यार, मतलब तब एक दिन भी 1 महीने के बराबर लगता है। बिल्कुल, सही बात है। और मेरा बैड लक इतना था कि मुझे सी सिकनेस बहुत होती थी। अच्छा, मतलब मैं 7 दिन सेलिंग करूँगा तो मैं 7 दिन कुछ खाता नहीं था। अच्छा जी। क्योंकि जैसे ही मैंने इनटेक करता था वो मीटिंग हो जाती थी, मुझे सी सिकनेस काफ़ी होती थी। अच्छा, उस टाइम पे। ओके। तो वहाँ ऐसी बात, मेरे एक मतलब आसपास के मिल गए थे जो वहाँ शिप्स कंपनी में थे, तो मैं उनसे, और मैं काफ़ी रोया भी उस टाइम पे। तो मैंने, सर ये बताओ कि शिप से बचने का क्या तरीका है। अच्छा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इसमें परस्यू करता तो मेरे को काफ़ी, मतलब 15 साल में से ऑलमोस्ट 12 से 13 साल शिप में सर्विस करनी पड़ती मुझे, बेसिक, या करेक्ट। मतलब पूरी 15 ईयर्स का आप कंक्लूजन निकालें, वो एग्रीगेट निकालें, उसमें से तो 12-13 साल सर्विस थी मेरी शिप की। ओके, बंद थी मेरी। तो उन्होंने मैंने, सर कोई रास्ता तो होगा जिससे कि मैं शिप से मेरे को कम, मतलब इतनी ना करनी पड़े मुझे। तो उन्होंने बताया कि एक मार्कोस जो होते हैं, मार्कोस वो कुछ पीरियड के लिए आते हैं और वो उनको कम करनी पड़ती है। बेसिकली वो शिप में जब एट हार्बर होते हैं तो शिप में नहीं रहते, वो अपने बेस में रहते हैं। ओके। और तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता है कि आप मार्कोस कर लो। अच्छा। तो मेरी मार्कोस करना, देखो लोग कहें कि मैं एडवेंचर पसंद था, वो बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपकी जब कंडीशन ठीक होएगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे। एब्सोल्युटली। तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे रोलिंग पिचिंग, उसी सिकनेस से बचना है, सच्चाई है। अच्छा। उसी के उसमें जो है मेरे दिमाग में उस टाइम मुझे आया था कि, और उस टाइम जब मुझे दिमाग में आया
तो मैंने सोचा कि अब मैं करूँगा। तो फिर जब मार्कोस में आप गए तो आपको नहीं लगा कि यार ये इससे अच्छा, तो जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई होगी, मार्कोस की ट्रेनिंग कहाँ होती है वैसे? वहीं चिल्का? नहीं, वो 2 हाफ में होती है। अच्छा। 2 हाफ इन द सेंस कंटिन्यू रहते हैं हाफ्स। बट क्या होता है, जो मार्कोस होता है उससे पहले डाइविंग की ट्रेनिंग होती है। ओके। एक जो मार्कोस होता है वो एक डाइवर भी होता है। ओके, मार्कोस है तो डाइवर होगा। हाँ, हो डाइवर है, जरूरी नहीं कि मार्कोस पहले होगा। इनिशियली जीडी स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ बैच थे जो हमारे जो सीनियर्स रहे हैं उसमें नहीं था। ओके। बट बाद में जब ऐसा हुआ था कि आपको मार्कोस के लिए पहले आपको डाइविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैरीन कमांडो आपको पानी के स्पेशल फोर्स हैं। करेक्ट करेक्ट। तो पहले डाइविंग कोर्स होता है, डाइविंग कोर्स के बाद आपका मार्कोस फेस आता है। ओके। तो डाइविंग फेज जो होता है वो कोची में होता था हमारा, अभी भी वही होता वो है। कितने दिन कराते हैं? वो 2 महीने का रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद मार्कोस की? उसके लिए मार्कोस के लिए पहले मुंबई में था, फिर शिफ्ट हो गया, जिसका मैं शिफ्टिंग उसमें कमीशनिंग उसमें भी मैं मतलब जो शिफ्ट हुआ था उस टाइम इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे। अच्छा, इंस्ट्रक्टर तो भी थे हम आप? मुंबई से शिफ्ट करने वाली पार्टी में थे। ओके। मुंबई से वो गोवा शिफ्ट हो गए। ओके। तो ये मार्कोस का कितने दिन का रहता है ट्रेनिंग? ये 4 महीने का रहता है। तो 4 तो टोटल 6 महीने की 6 महीने हो गए। उसके बाद पैरा जंप भी होता है 1 महीने, जो कि आगरा में होता है। अच्छा। 1 से 1.5 महीने वहाँ पे पैरा जंप। अब क्या मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम भी इतने टच, हम भी अपनी लाइफ में तो बिजी हो गए हैं। अब उसमें हो सकता है कुछ पॉलिसी चेंजेस आ गई हों या उसमें कुछ पैटर्न में चेंज हो गया हो, तो आज वो चीज़ रेलिवेंट है कि नहीं, मुझे उस चीज़ के में आई एम नॉट श्योर। ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। हाँ, व्हाटएवर यू हैव टू डू, होते यही हैं। ओके। जो प्रोसीजर है वो यही फॉलो होता है। तो फिर जब आप मार्कोस में गए तो पहले 1-1.5 महीने में आपको नहीं महसूस हुआ कि यार ये तो गलत चॉइस होगी, शिप ही ठीक था इससे? तो जिस हिसाब से उसकी टफ ट्रेनिंग थी, या कैसे पहले का जो फेस क्या था रूटीन रहता था जो मेरा, जो उससे पहले का जो फेस है, जो मैं शिप के दौरान में 2 साल निकाले हैं। अच्छा। जब मैं अपना ट्रेनिंग, जैसे हम शिप में थे, मतलब जो हमने बीच वहाँ छोड़ दिया कि मैं शिप में गया, शिप में हमारी शिप ट्रेनिंग हुई। करेक्ट। उसके बाद होता है ट्रेड ट्रेनिंग, जो मैंने कहा था कि आपको ट्रेड मिल जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। वो भी शिप पे होगी? वो शिप में नहीं होगी। अच्छा। वो बेसिस में होती है। ओके। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मेरी किसी जगह पे होगी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, एमई हैं, उनके अलग उस पर होगी, जो मेडिकल ट्रेड के हैं उनके अलग जगह पे होगी, जो लॉजिस्टिक वाले हैं उनके अलग जगह पे होनी है, एविएशन वालों के अलग जगह पे होनी है। तो ऐसे ही मेरी जो इलेक्ट्रिकल जो ट्रेनिंग होनी थी वो अलग जगह पे थी। वो मैंने जब कंप्लीट की वो 8 महीने की थी हमारी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने मार्कोस के लिए सोचा, मार्कोस हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा काम पानी का है। पानी का है तो आप स्विमिंग में परफेक्ट होने चाहिए, एकदम गजब होने चाहिए। करेक्ट। लेकिन जब मैंने ये चीज़ सोची, मुझे किसी ने बताया, मैं जब चिल्का गया था तो मैं नॉन स्विमर गया था। अच्छा। और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। ठीक। मैं शिप में हूँ तब भी मैं एक डॉग स्विमर, जो कुत्ता स्विमिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, मतलब एटलीस्ट डूबेगा नहीं, पर हाँ, पर वो फ्लो कर लिया। मतलब वो हमारा टेस्ट होता है, वो टेस्ट मैंने पास कर लिया था कि बेसिक जब आप जाते हैं नेवी में, आप जब तक पास आउट नहीं होते चिल्का से, जब तक आप स्विमिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। ओके। तो वो तो लेक में ही होती होगी मेरे ख्याल से? नहीं, वो स्विमिंग पूल रहता है, स्विमिंग पूल में होती है। ओके। वो तो वहाँ तो जैसे तैसे मतलब पास हो गए थे, वो उतना मीटर करना होता है तो उतना हमने कर लिया था। तो जब मैं शिप में था तो आप ये देखिए कि उस टाइम में मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन दिमाग में ये था कि अब करना है। वल्सरा में गए, इसके लिए अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग की हमने। टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी शिप में पोस्टिंग आ गई मुंबई में। ओके। शिप की पोस्टिंग इतनी टफ थी कि आप, मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें आपको ड्यूटी वॉच भी करना है, उसमें आपको अदर ड्यूटीज होती हैं वो भी करनी है। तो उस टाइम ये था कि यार मेरे को, फिर वहाँ ऐसा हुआ कि मेरे जो सीओ सर भी थे, जो एक्सओ सर भी थे, तो जो प्लस में डीओ थे, मेन तो डीओ जो डिविजनल अफसर जो होता है, डीओ होते हैं डिविजनल अफसर, जो मेरी इमीडिएट जो जिनको अफसर होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, वो होते हैं। तो वो कहते थे भाई जा कर, चलो वहाँ जाओ, वहाँ देखो, फोल्ड देखो, आप अपना ट्रेड का सीखो, यही आप सीखने की एज है। कहीं डिफेक्ट आया तो आप उसको दे जाइए, सीनियर्स के साथ जाइए, रेक्टिफाई कीजिए। तो उस टाइम पे मेरे को याद है कि मेरे से सीनियर हुआ करते, तो मेरे डीओ थे, मैं सर मैं चला जाता हूँ लेकिन मुझे डिपार्टमेंट में रहना नहीं है। क्या करेगा? मेरे को मार्कोस करना है। अच्छा। बोले ऐसे कैसे मार्कोस कर लोगे?
क्या होता है कि टेक्निकल ट्रेड वाले ना जो भी जो एक बार आपको इसमें मार्कोस में 2 एंट्री के रास्ते हुआ करते पहले। अच्छा। एक होता था कि आप सीमेन है, ओनली सीमेन ब्रांच आपको मिली है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाइविंग कोर्स करके और फिर डायरेक्ट मार्कोस में आ सकते थे। अच्छा। वो सबसे इजीएस्ट वे है। और दूसरा वे है जिनको ट्रेड मिल गया, जो अलग अलग ट्रेड्स हैं, तो सीमेन नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जो भी अलग अलग ट्रेड्स हैं, बाकी सीमेन के अलावा जो भी हैं। हाँ ठीक है। तो उनको पहले एचडी कोर्स करना होता है। अब डाइविंग में 2 वो होते हैं, क्राइटेरिया हैं। अच्छा। एक शिप डाइवर है, एक क्लियरेंस डाइवर है। अच्छा। तो शिप डाइवर होता है वो 35 मीटर के लिए क्वालिफाइड है। अच्छा। जो क्लियरेंस डाइवर वो 50 मीटर के लिए क्वालिफाइड है। ओके। और प्लस हमारी तो एयर उसमें डाइविंग होती है, वो अलग अलग सेट से डाइविंग करते हैं, जो सीडी डाइवर्स होते हैं, क्लियरेंस डाइवर्स जो होते हैं। तो जो हम चले गए, हम ओनली शिप डाइवर्स, मतलब इनिशियल जो एंट्री है वो शिप डाइवर के थ्रू है। जो सीमेन वाला है उसकी एंट्री है वो क्लियरेंस डाइवर और फिर मार्कोस है। तो उनको एक इजी पाथ मिल जाता है। राइट। तो वो अपने टेक्निकल जो उनका, जैसे हमें ट्रेड मिला इलेक्ट्रिकल, ऐसे सीमेंट ट्रेड मिला, वहाँ स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, उसमें से सीडी सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्ट उनका कोर्स हो गया, उनका फिर ऑटो में कोर्स आ जाता था मार्कोस के लिए, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बाय डिफॉल्ट। ओके। उसमें फिर वो ऑप्ट करते थे कि उनको सीडी में रहना है या मार्कोस बनना है। ओके। ये एक रास्ता था। सॉरी। अब जिनको जो सीमेंट से नहीं है उनके लिए रास्ता थोड़ा कठिन था। अच्छा। क्योंकि आप शिप में चले गए या जिस भी ट्रेड में चले गए, वहाँ डिपार्टमेंट आपको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। और वहाँ आप कोर्स के लिए तभी जा सकते हो जब आपका डिपार्टमेंट आपको रिकमेंड करता है। कोर्स के लिए बाकायदा मैं वो आता नोटिफिकेशन आती थी, ये तब से एक मार्कोस कोर्स इस डेट से इस डेट मार्कोस कोर्स के लिए नॉमिनेशन फॉरवर्ड कर दीजिए। राइट। तो उसमें वेल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, उसमें से सिलेक्ट होते थे, वो लिस्ट जाती थी, वहाँ से फिर कोर्स आते थे, ये प्रोसीजर हुआ करता। वो इतना इजी नहीं है। ओके। क्योंकि सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ही नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि आपको छोड़ देगा, क्योंकि हर जगह लिमिटेड स्ट्रेंथ दी हुई है। हाँ बिल्कुल। यदि आपको छोड़ दिया है तो आपका काम को वो डिपार्टमेंट में बर्डन कौन शेयर करेगा? करेक्ट। डिपार्टमेंट रन कैसे होगा? करेक्ट। तो उसी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है नाम फॉरवर्ड करवाने के लिए। तो फिर कैसे मैनेज किया आपने? तो मेरे एक बहुत अच्छे ऑफिसर एक्सो साहब थे, मैं आज उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी, और जीवन में हमेशा उनको याद रखता हूँ, VSC राव सर। अच्छा। वो मेरे एक्सो थे। अच्छा। तो जब मैं शिप में था, मैं एक स्पोर्ट्समैन, मतलब नेवी में आने के बाद, पहले स्पोर्ट्समैन नहीं था। अच्छा। मैं नेवी में आने के बाद स्पोर्ट्समैन बना हूँ। ट्रेनिंग के टाइम पे? हाँ, मैंने सभी गेम खेले हैं। ठीक है। मैक्सिमम गेम में पार्टिसिपेशन किया, मैक्सिमम गेम में अच्छा खेला। तो शिप में आने के बाद भी कमांड लेवल के गेम हुआ, शिप से भी जाते थे। तो मैं 12 महीने में से समझ लो 7 से 8 महीने आउट रहता था गेम्स के लिए, क्यों मैं काफ़ी गेम में कमांड लेवल पे खेला हुआ हूँ। ओके। मेरा सिलेक्शन हो जाता था, और वो अच्छा खेलते थे उस टाइम पे, अच्छा था, मतलब बढ़िया था। तो उन्होंने देखा मुझे पे कि यार ये बंदा वैसे ही 8 महीने बाहर रहता है, प्लस इसका इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात जो उनके सर की, एक्सो सर की थी, कि जब शिप के कोई गेम होते थे, क्रॉस कंट्री हुई, मैं फर्स्ट आता था। अच्छा, एथलेटिक्स हुई, फुटबॉल हुई, हमारी टीम फर्स्ट आती थी। ठीक। तो उनको लगता था कि हाँ यार ये बंदा मतलब मार्कोस के लिए ठीक है। ओके। इसको ये यहाँ रहेगा तो ये इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। मतलब वो एक बहुत अच्छा लॉजिकल सोचने वाले इंसान थे। करेक्ट। और उन्होंने मेरे डीओ को कहा कि मेरे डीओ मना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं यार इसको भेजो। ओके। उन्होंने मेरा नाम फॉरवर्ड किया। इन बिटवीन आप कहते हो कि वहाँ कोर्स में, मतलब उससे पहले जो ज़िंदगी मेरी थी, जो कोर्स में शिप में जो रही, मैं जो भी समय बिताया, उसमें रहा कि मैं 12 से 4 ड्यूटी करता था। क्या करते थे? 12 से 4 नाइट ड्यूटी रहती है। अच्छा। ठीक है। और फिर 4 बजे के बाद आपको 9 बजे दोबारा बहुत वाजिब होते, वो भी अटेंड करनी पड़ती है। इन बिटवीन आपको जब आप ड्यूटी वॉच है वो, तो आपको 7 बजे जो शिप की क्लीनिंग होती है उसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। तो मैं 6 बजे 5:30 बजे उठता, मैं 4 बजे सोता था। सुबह 6 बजे स्विमिंग पूल खुलता था, जो कि मुंबई में था, तो वो कमांड स्विमिंग पूल था वो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं 5 बजे उठ के, वो 6 बजे वहाँ खुलता था, फ्रेश होके मैं वहाँ तक रनिंग करते हुए जाता था। अच्छा।
वहाँ स्विमिंग करता था, स्विमिंग सीखता था, क्योंकि मैं नॉन स्विमर था, वो मतलब डॉग स्विमर था। और वहाँ से रनिंग करता हुआ मैं आता था। रनिंग लेट हो गया तो बस पकड़ लेता था। और वहाँ की फिर 7 बजे ड्यूटी उसमें भी ज्वाइन करता था। अच्छा। और फिर उसके बाद जो बाकी ड्यूटी रहते हैं ड्यूटीज भी करते थे। तो ये नॉर्मल रूटीन था मेरा शिप का। तो वहाँ खुद को इतना वो हो गया था कि यार मतलब कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है कि, तो वहाँ इतनी टफ वो थी। वहाँ हम संतरी ड्यूटी करते थे 7 से 1। अच्छा। बीपी हेलमेट, मुंबई गर्मी आपने शायद देखी हो तो आपको पता है कैसी गर्मी होती है वहाँ पे। उस दोपहरी में संतरी ड्यूटी में बीपी जैकेट, हेलमेट, बूट, और उसके साथ वो आपको मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। वो आपको अंदर से ये कर देती है यार इससे पीछा छुड़ाओ अब इससे बुरा क्या हो गया है ना। और वो ड्यूटी करने के बाद आपको फिर शिप की ड्यूटीज भी करनी, मतलब शिप की उसमें पार्टिसिपेट करना है। शिप की एक्टिविटीज होंगी। हाँ जो भी है उन्हीं है। जब मैं वहाँ गया कोर्स के लिए फर्स्ट टाइम, जब मैं गया, मैं फर्स्ट टाइम में मार्कोस नहीं बना। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। अच्छा। तो हमारी वहाँ स्क्रीनिंग होती है 15 दिन की। ओके। 15 दिन में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मीट करने होते हैं। अच्छा। आपकी पीपीटी होएगी, पीपीटी जिसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो होता था वहाँ पे। उसमें आपकी रनिंग होती थी, पुलअप होती थी, मंकी क्रॉल होती थी, स्विमिंग होती है। वो आपको वीक में एक बार करते थे वो लोग। और प्लस उसके बाद फिन स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, ये सब चैनल में होती थी वहाँ कोची में चैनल थे। तेवरा जंक्शन सब जानते हैं जो रहते हुए कोची में। वहाँ से आप 7 बजे जाएंगे तो डेली जंप करते हुए बंदे मिल जाएंगे। अच्छा। तेवरा ब्रिज है, वहाँ से हम जंप करके स्विम करके आते हैं। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम में जब मैं गया तो मैं वहाँ रिटन टेस्ट भी होता है। अच्छा। ईबीटी जिसको बोलते हैं। मैं ईबीटी टॉपर था। मैं रनिंग में फर्स्ट था। अच्छा। बेस्ट टाइमिंग था मेरा, बट मैं स्विमिंग में फेल था। 8 मिनट का टाइमिंग होता है जिसमें हमको 300 मीटर करनी होती है। अच्छा, 8 मिनट? तो मेरी जो टाइमिंग था वो 8:40 था। स्विमिंग फील्ड में मैं वीक था। ओके। तो मैं चेकआउट हो गया। और 15 दिन के बाद मैं वापस में आ गया। अच्छा। फिर तो काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी लगा कि यार क्या है मतलब। लेकिन फिर वही था, फिर दोबारा प्रैक्टिस चालू की। डिपार्टमेंट से स्पोर्ट जो मेरे, इसके साथ साथ मेरे जो डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज थे, जो मेरे चीफ पेटी ऑफिसर थे, चीफ एलआर मिश्रा सर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था, तो वो मेरे को उन्होंने भी सपोर्ट किया है। अच्छा। उन्होंने भी रोका नहीं मुझे, क्योंकि सबसे पहले परमिशन तो उनकी चाहिए होती है। हाँ करेक्ट, अपने फंक्शनल जो है मेरे इंचार्ज हैं, जो सेक्शन के इंचार्ज हैं उनकी। तो उन्होंने कहा यार क्या हुआ, मैं सर कोई ऐसे बोला कोई बात नहीं ट्राई कर। तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को, काफ़ी अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो दोबारा फिर ये साल में 2 बार निकलता है, जैन और जुलाई। ओके। तो उसके दोबारा से फिर जुलाई, फिर सर को अप्रोच किया, दोबारा ये निकला। सर बोले ठीक है भेज दो। उस टाइम पे ये हुआ था कि शिप हमारी जानी थी सेलिंग के लिए। अच्छा। और लंबी सेलिंग थी, 3 महीने की सेलिंग थी शायद उस टाइम पे। तो सेलिंग में जनरली छोड़ते नहीं है, क्योंकि सेलिंग में पूरा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि वॉच कीपिंग बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन फिर भी सबने मेरे को ड्रॉप किया और मेरे को छोड़ा, उसके लिए कोर्स के लिए छोड़ा उन्होंने। अच्छा, तो अच्छा हुआ कि आप एक मरीन में दोबारा से कोर्स में। हाँ मतलब मौका मिला, मैं लक्की हूँ। मतलब बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। मेरे से बहुत ही अच्छे शायद बंदे ऐसे रहे होंगे जो मेरे से फिजिकली भी अच्छे होंगे और एकेडमिकली भी अच्छे होंगे, और वो बाय लक उनको या तो दोबारा चांस नहीं मिला, वो फर्स्ट चांस ही नहीं मिला, तो शिप से रिकमेंड ही नहीं हो पाए। तो आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मुझे वो चांस मिला। सही बात। और 2 बार मिला, एक बार लोगों को मुश्किल होता है। तो फिर मार्कोस की जर्नी कैसी रही आपकी? कैसी ट्रेनिंग, जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है और मार्कोस की ट्रेनिंग में, उसमें क्या डिफरेंस होता है? चलो एक तो आपने बताया कि डाइविंग उसमें सिखाते हैं, उसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है 4 महीने की, वो कैसी होती है? आप
एलाइट फोर्स के मेंबर बनने जा रहे हैं, एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो हल्की नहीं होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो हल्की रही तो उसका मीनिंग नहीं रहेगा। तो जो पैरा स्पेशल फोर्सेस होती है आर्मी की और जो मार्कोस होते हैं, इसका क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मतलब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट, सबसे पहले? वी आर मार्कोस। ओके। और फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, अदरवाइज वी आर अ 3 डायमेंशनल फोर्स। जो हम एयर, वाटर और लैंड तीनों में ऑपरेट करते हैं। करेक्ट। ये वी आर वन ऑफ द एलिट फोर्स। करेक्ट। कि जो 3 डायमेंशनल है। तो जैसे हर जो स्पेशल फोर्स है उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, जो या उसका रीज़न है कि जो स्पेशल फोर्स वो खड़ी की गई है, बनाई गई है। जैसे आर्मी की जो स्पेशल फोर्स SF ये सब बनाई गई है, वो उनका मेन जो रोल है वो लैंड के लिए है, लैंड ऑपरेशंस के लिए वो है। करेक्ट। एयरफोर्स की गरुड़ बनाई गई है, वो एयर ऑपरेशंस को ध्यान में रख के बनाई गई है, उसके लिए रेज की गई है। ओके। मैरीन जो फोर्स के जो बनाई गई, जो रेज की गई है, वो मेन उसका जो रोल है वो मैरीन पार्ट पे है, वाटर फ्रंट पे है। करेक्ट। वहाँ उसकी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है। वो अलग बात है कि हमने फर्दर उसको अपने वो इन्हांस करते हुए जो तीनों स्पेशलाइजेशन कर ली है। हम तीनों में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से ऑपरेट करते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं उस फोर्स का एक हिस्सा रह चुका हूँ। एब्सोल्युटली। पर जैसे ट्रेनिंग की बात करें, अगर दोनों फोर्सेस की जो ट्रेनिंग की बात करें, तो कितना डिफरेंस रहता है इन टर्म्स ऑफ टफनेस बोल लो, या उसको जो देखिए, मैंने अदर फोर्सेस, जैसे मैं स्पेशल फोर्स मैं कंपेयर जब कर सकता हूँ जब मैंने अदर फोर्सेस की ट्रेनिंग अटेंड की हूँ। अच्छा, आपने नहीं? करेक्ट। कंपेरिजन तभी हो सकता है कि मैं उनको कर सकूँ। करेक्ट। बट जैसे हम मैरीन फोर्स हैं तो नेचुरली हमारा जो फोकस रहेगा वो सी फ्रंट पे ज़्यादा रहेगा, तो वाटर फ्रंट एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहेगा। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो वाटर उसकी ज़्यादा रहेगी, उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। जो ऑपरेशंस हम वाटर के उसके थ्रू करते हैं, जैसे आप जो VBSS करते हैं, आप SDS करते हैं, आप CBR करते हैं, ये जो वाटर ऑप्स जो हैं, वाटर स्पेशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं, उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा लोग, हमारी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन हमारी वाटर फ्रंट पे ज़्यादा है। हमारी वहाँ जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं कि वो हमारे एक उसी के लिए तो कोर जो वो है वो स्ट्रेंथ हमारी वाटर फ्रंट है। तो किस तरह के ऑपरेशन करते हैं स्पेसिफिकली मार्कोस? किस तरह के ऑपरेशन करते हैं? क्योंकि देखो, नेवी के पास अपने शिप्स भी हैं, अपने एयरक्राफ्ट्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट सब कुछ हैं। मार्कोस को जो रेज किया गया है, जो करती है, किस तरह के स्पेशलाइज ऑपरेशंस करती है? वाटर फ्रंट के थ्रू कोई थ्रेट, जो भी थ्रेट है, हमें प्रोटेक्ट भी करना है खुद को। हमारी इतनी लंबी कोस्टल लाइन है इंडिया की, ईस्टर्न फ्रंट पे भी, वेस्टर्न फ्रंट पे भी है। तो जो अदरवाइज 1 पार्ट से तो हम जो है लैंड लॉक्ड हैं। करेक्ट। 3 फ्रंट्स पे हम जो है जो कोस्टल लाइन से बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं उससे। तो नेचुरली कि हमारी जो कोस्टल उससे देखते हमारी वहाँ ड्यूटी ज़्यादा बनती है। तो जो ऑपरेशंस की आपने बात की, तो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं कि कोई हमारी तरफ आ रहा है तो उससे हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, और हमें एनिमी एरिया में जाके वहाँ कैसे ऑपरेट करना है। प्लस आजकल जो जनरली और एक चीज़ चल रही है, जो एंटी पायरेसी, जो पायरेट्स जो गल्फ ऑफ एडन या ओपन सी के अंदर जो पायरेसी जो चल रही है, वो भी आजकल काफ़ी उसमें जो है इजाफा हो रहा है, उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। ओके। तो उस फ्रंट पे भी ज़्यादा वो हो रही है कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो है वो भी ज़्यादा हो रहे हैं, और वहाँ पे भी हमारी ड्यूटी, वहाँ पे भी वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर दैट, उसके लिए हमें खड़ा किया गया है वाटर फ्रंट के लिए। करेक्ट। तो जब मार्कोस कर लेते हैं, मार्कोस के जैसे आपने बताया पहले शिप पे तो ज़्यादा रहना पड़ता है जब अगर आप किसी ट्रेड में जाते हैं। तो मार्कोस जब करते हैं तो उसमें भी तो शिप पे तो क्योंकि जब आपके हाई वाटर से रिलेटेड, तो उसमें भी शिप पे ड्यूटी लगती होगी। बिल्कुल लगती है, क्योंकि लेकिन मैं आपको लकली मैं ये बताऊं कि मतलब पता नहीं क्या हुआ कि उस टाइम की क्या बात थी। उसके बाद मैंने शिप में भी सेलिंग की है, मैं काफ़ी लंबी सेलिंग्स भी की हैं। जब हम इसमें एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में जाते थे तो 3-3, 4-4 महीने की सेलिंग की है मैंने। अच्छा। और वो भी पीक मानसून सीजन में की है। वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उस टाइम। तो मतलब मैंने क्वार्टर डेक से पानी एक साइड से उस साइड जाते हुए देखा है। हम यहाँ खड़े हैं और वहाँ पहुँच गए हैं। ये कंडीशन सी स्टेट में, सी स्टेट 4, 5, 6 ये हमने फेस की हैं। और लकली उस टाइम मुझे सी सिकनेस नहीं हुई।
तो मैं भी हो सकता है हाँ, पता नहीं क्या, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया उस चीज़ को। हो सकता है जो ट्रेनिंग की है जो सब हाँ, इतने वाटर फ्रंट पे फिर हमने इतने वो, क्योंकि अब हमसे इतनी एक्सरसाइज भी करते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन जब आते हैं जब आप उसको एंड टाइम्स प्रैक्टिस करते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। हाँ, जब आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया है तभी आप उस चीज़ में जो है स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। करेक्ट। तो हमने ऑपरेशंस, हमें पता है कि हमारी वही कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, एवरी टाइम हमें जो है 24/7 रेडी रहना है। तो उसके लिए ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से रहती है और कंटिन्यू ट्रेनिंग रहती है। तो अच्छा, हाँ, मतलब अगर ऑपरेशन नहीं करते तो आप सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं फिर? हाँ, तो आपको आप अपने आप को फिट रखना है, आप उस ऑपरेशन के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा ना। आपने ये नहीं है कि आपने एक बार कोर्स कर लिया और उसके बाद आपके रिलैक्सेशन है, ऐसा नहीं है। जब तक आप सर्विस में हैं तब तक आपको ट्रेनिंग करती रहनी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग करते रहना है, अपने आप को फिट रखना है क्योंकि आपको जीवन में ना मौके बहुत कम मिलने हैं और मौका मिले जब उसको छोड़ना नहीं। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं कर पाते होंगे। मतलब 15 दिन वाला चलो अलग बात है, लेकिन जो 3-4 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें लोगों को मनोबल टूट जाता होगा या कुछ और प्रॉब्लम होती होगी। मतलब हमारे जो कोर्स में जो स्क्रीनिंग तो पता नहीं कितनों ने दिया था, स्क्रीनिंग सिलेक्ट होके अराउंड 140 बंदे आए थे और जब हम पास आउट हुए थे हम 15+2 पास आउट हुए थे। अच्छा, 140 में से 15 हम ओवर्स थे और 2 हमारे ऑफिसर्स थे। तो 140 ओनली ओवर्स थे? ओके। उसमें से हम सिर्फ 15 पास आउट हुए थे। अच्छा जी। और उससे पहले स्क्रीनिंग या मतलब कोर्स के लिए नॉमिनेशन तो पता नहीं कितनों का आया होगा। बिल्कुल आया, अराउंड 500 के आसपास तो आया होगा जहाँ तक मेरा आइडिया, क्योंकि वहाँ से नॉमिनेशन सेलेक्ट करके ही स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद फिर हाँ छट जाते हैं लोग। जी। तो मतलब उसमें भी लक फैक्टर, मतलब आपकी मेहनत तो है ही है, लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। मैं इस चीज़ में वो बड़ा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोर्स में भी थे अच्छे बंदे जो हम लगता था कि फिजिकली भी हमसे एट पार थे, हमसे अच्छे भी थे, लेकिन क्या वो कोई इंजरी हो गई, इंजरी हो गई, रिकवरी के लिए टाइम कोर्स में नहीं मिलेगा। तो गुड लक लगा लीजिए हमारा कि हम कम से कम 6 महीने हमें कोई इंजरी नहीं हुई। अदरवाइज इंजरी हो जाती तो शायद हम भी यहाँ नहीं पहुँच पाते। एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंजरी का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप इतनी एक्टिविटीज़ करते हो, सारी जो रिस्क की एक्टिविटीज़ हैं। फिजिकल रिस्क तो रहेगा, फिजिकल रिस्क भी है। जैसे आप रैपलिंग कर रहे हैं, आप स्लेदरिंग, आप एयर हेलोप्स कर रहे हैं, आप स्पेशल ओप्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और फिर डेली जो आप पीटी कर रहे हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग जो चल रही है, हाई लेवल की फिजिकल ट्रेनिंग है। तो उस सबसे बड़ा चैलेंज ही वो है कि यार इंजरी फ्री रहना। हाँ, मेन फोकस तो ये रहता है कि इंजरी होगी तो फिर गए। हाँ, फिर गए आप। तो जैसे आपने बताया कि आप जब सेलिंग करते हो और बहुत रफ वेदर में, इतना मानसून, क्या थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप समुद्र के बीच में, कुछ हो गया तो कुछ नहीं है, मतलब अब समुद्र इतना उफान पे है, बहुत लहरें भी बहुत ऊंची जाती हैं। उस टाइम पे अगर सी में, मतलब आपके जहाज में कुछ हो जाए या कुछ, उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस रहता है समुद्र को देख के रात में? क्या लगता है, क्या महसूस होता है? डेफिनेटली मतलब मेंटल स्ट्रेंथ आप लोगों का स्ट्रांग रहता है, लेकिन आप एक कोस्टल एरिया पे ट्रेनिंग कर रहे हो और एक फिर ऑपरेशन में जा रहे हो बीच समुद्र में और इतनी लहरें आ रही हैं, क्या उस टाइम पे क्या मेंटल स्टेट रहता है लोगों का? देखिए, जब आप मतलब मार्कोस क्या है, मैं आपको एक शब्द में बताऊँ, मार्कोस क्या है? मार्कोस एक जज्बा है, एक माइंडसेट है। मार्कोस हैं तो मतलब कोई चीज़ करनी है तो वो करनी है, वो मार्कोस है कि दिमाग में बैठ गया है तो अभी करना है, पीछे नहीं हटना है। और कंडीशंस फेवरेबल आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल। जितनी अनफेवरेबल कंडीशन है वो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उस टाइम पे एनिमी रिलैक्स्ड है। वो आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी फ्रेंड है जितनी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जो। करेक्ट। हाँ, वो कठिनाइयाँ लगेंगी, उसी की तो ट्रेनिंग है, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। वही तो आप ट्रेनिंग करते हो, आप अपनी ट्रेनिंग को हार्ड से हार्ड करते जाते हो ना। मैंने एक सपोज लेवल 2 पे एक
ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट कर ली। ट्रेनिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगली बार जब मैं अपने आप को ट्रेन कराऊंगा वो लेवल 3 के लिए करूंगा ना। हाँ, नेक्स्ट स्टेप के लिए करेंगे डेफिनेटली, जो हो चुका है उसके लिए तो नहीं करेंगे। जब लेवल 3 मैंने एक्वायर कर लिया है फिर मैं लेवल 4 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। करेक्ट। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप के अंदर जो है सुधार करते चले जाते हैं। और फिर मार्कोस है यार, मतलब करना है बस। लेकिन फिर भी कुछ तो, जब आप जाते हो इतने रफ वेदर, कुछ तो दिमाग में आता है यार, इतना मतलब देख के इतना उफान हो रहा है समुद्र का, जहाज पूरा ऐसे हो जा रहा डामाडोल, कुछ तो दिमाग में आता होगा। ये सिर्फ ये रहता है कि भाई नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन देखो, फोर्सेस चाहे कोई भी फोर्स हो, जब कोई ऑपरेशन प्लान हो गया है, डिसाइड हुआ है, फाइनलाइज हो गया है, तो इफेंट बट तो है ही नहीं। करेक्ट। हाँ, कंटीजेंसी प्लान्स हैं। हाँ, प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। करेक्ट। बट हर एक चीज को कैटर किया गया है ना। और फिर मतलब ये सभी फोर्सेस का माइंडसेट है कि जब कोई चीज डिसाइड हो गई है, जब उसका ग्रीन सिग्नल हो गया है, तो नेचुरली कि वो तो होनी है। करेक्ट है, एब्सोल्युटली। फिर तो इफेंट बट सही नहीं करना है। तो जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जाते हो तो मतलब जाहिर सी बात है कि जो प्लानिंग होगी वो बहुत तगड़े लेवल की होती होगी, जैसे आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो जब कोई ऑपरेशन अनाउंस होता है या पता चलता है कि भाई यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन करना है, तो उसकी प्लानिंग कितना टाइम मिलता है प्लानिंग के लिए? कैसे, किस लेवल की प्लानिंग होती है, कैसे की जाती है वो? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पे। जैसे कि आप गल्फ ऑफ एडन में जा रहे हैं या ओपन सी में जा रहे हैं। ओपन सी में आप जा रहे हैं तो नेचुरली आप उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाएंगे कि वहाँ क्या क्या आपके ऊपर, जो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या क्या वहाँ पे आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है, कैसे ऑपरेट करना पड़ सकता है। भाई ये एक तो सबसे बड़ी थ्रेट तो एंटी पायरेसी की रहती है। पायरेसी ऑपरेशंस आपको करने पड़ सकते हैं। पायरेट्स आ सकते हैं। आप ओपन सी के थ्रू जा रहे हो, एनिमी टेरिटरी में एंटर करना है। करेक्ट। आपको पीछे से आपकी फोर्स आ रही है, उसके लिए रास्ता बनाना है। तो डिपेंड अपॉन कि आपको क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या ऑपरेशंस के लिए आपको जाना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाता है ना। आप किसी भी ऑपरेशन में जा रहे हैं, रैंडमली ऐसे तो नहीं भेजा जाएगा। नहीं, आपको टारगेट दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। करेक्ट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी हिसाब से फिर प्लानिंग होती है, उसी हिसाब से प्रिपेयर, जो फर्दर प्रोसेस जो उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं लोग। तो सर, आपने बताया था कि आपने नेवी सील्स, जो यूएस नेवी सील्स, उनके साथ भी कुछ ट्रेनिंग या कुछ काम किया है। जी। जो हमारी मार्कोस और नेवी सील्स है, उसमें कितना, यूएस नेवी सील्स, उसमें कितना, क्या डिफरेंसेस आपको, मेजर डिफरेंसेस क्या लगे हैं उसमें? कौन सी बेटर है दोनों में से? आप ये फैक्ट बात है कि यूएस सील्स को जो फील्ड एक्सपीरियंस है, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज़्यादा है। कारण? उनकी डिप्लॉयमेंट है इराक में, मतलब वर्ल्ड की हर किसी न किसी कोने में डिप्लॉयमेंट है। ओके, करेक्ट, एब्सोल्युटली। वर्ल्ड की किसी न किसी कंट्री में उनकी डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट है तो वो फ्रेंडली कंडीशंस में नहीं है, हॉस्टाइल कंडीशंस में ही है। एब्सोल्युटली। तो नेचुरली उनको फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हमने ट्रेनिंग की है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम जो अदर एक्सरसाइज जो नेवी चलते रहते हैं वो भी करते हैं, बट रियल सिनेरियो में और एक्सरसाइज में दिन रात का अंतर है। एब्सोल्युटली, सही बात है। ये ब्लैंक टारगेट पे फायर करना, हाँ, और ये पता करना कि वहाँ से भी गोली आ सकती है। करेक्ट। तो दिन रात का अंतर है। बिल्कुल। तो जो फील्ड एक्सपीरियंसेस उनके हैं, क्योंकि आदमी एक बुकिश लैंग्वेज से प्रैक्टिकली जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उससे कितनी चीज़ें सीख सकता है। रियल चीज़ें तो रियल टाइम सिनेरियो से ही मिलती हैं, नो डाउट। इंसान की जो ग्रोथ है, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रियल टाइम उससे ही मिलते हैं। तो नेचुरली उन्होंने कॉम्बैट वर्क्स या जो भी उन्होंने जो है वो, हम फील्ड एक्सपीरियंसेस उनके हमसे ज़्यादा रहे हैं। तो उनको मतलब हम तरीके ज़्यादा पता है कि कैसे, ज़्यादा पता है। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब उस कैंप में थे तो जो मेडिक का हमारी एक जो साथ में ट्रेनिंग हुई, मेडिकल की ट्रेनिंग, ओके, कि आप जब सपोज कि आपके बॉडी को वहाँ पे इंजरी हो गई,
गन शॉट लग गया उसको, तो कैसे उसको रेस्क्यू करना है, इमीडिएट फर्स्ट एड क्या देनी है उसमें, सामने से फायरिंग आ रही है उससे कैसे उसको इवैक्यूएट करना है, जो उनकी ड्रिल्स थी हमने काफ़ी उससे लर्न किया उस चीज़ से। अच्छा, उनकी ड्रिल्स काफ़ी अलग है मतलब नहीं, जैसे रूम इंटरवेंशन है सेम है, वो भी वही फॉलो करते हैं, हम भी वही फॉलो करते हैं। जो जैसे हमने नेविगेशन किया उनके साथ और CQ इसमें CBR किया था उनके साथ, CQ भी ट्रेनिंग की थी, ये सब किया था, मोटा मोटी सेम है, डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जो डिफरेंसेस जो आए हैं वो आते हैं फिर रियल टाइम, जिसको रियल टाइम एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, उसको ज़्यादा तरीके भी मालूम है कि एनिमी कौन कौन से तरीके से अटैक कर सकता है, कैसी कैसी सिचुएशन उनको सामने से मिल सकती है। तो जो मेडिक वाला जो उनसे जो हमने सीखा, जो एक्सपीरियंस लिया, वो रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इक्विपमेंट वाइज हम ऐसा सोचते हैं, जैसे हम जो धारणा थी उस टाइम पे कि हो सकता है यार उनके इक्विपमेंट हमसे ज़्यादा थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी वो है, वो लोग कैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने पाया कि हमारे भी जो इक्विपमेंट्स थे वो एट पार थे। उस टाइम जो ऑपरेशन हमने के साथ में किए उस टाइम पे, जो मतलब जो एक्सरसाइज की ऑपरेशन, लाइव ऑपरेशन तो नहीं, एक्सरसाइज जो की हमने, हमारे वेपन्स भी अच्छे थे, हमारे इक्विपमेंट्स भी अच्छे थे, स्पेशल इक्विपमेंट्स भी अच्छे थे, अच्छा था। डिफरेंस बस इतना आ गया कि उनको लाइव एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और अब तो हमारी भी, जब से मैंने सर्विस छोड़ी है 10 साल के दौरान, हमारे लाइव एक्सपीरियंस, हम काफ़ी उस जगह पे अच्छा हमने काम किया है, और हमारे लाइव एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाते हैं। करेक्ट, बढ़ रहे हैं, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट। और उससे जब हम अपने साथियों से कम्युनिकेट करते हैं या कभी बात हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाते हैं, कभी मिल लेते हैं, तो चीज़ें पता चलती है, तो लगता है कि हाँ यार वाकई कुछ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये डे टू डे उसमें भी आपने देखा होगा, अभी 2-3 हमने अभी पायरेसी ऑपरेशन किए थे, अच्छा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन किए थे, जिसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया था। विदाउट एनी कैजुअलिटी हमने जो है अपने सभी बंदों को एवैक्यूएट करवाया है वहाँ पे। तो जब आप ये पायरेट्स के अगेंस्ट जब ऑपरेशन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री की फोर्सेस लगती हैं या मल्टीपल कंट्रीज भी आती हैं? मतलब जो इम्पैक्टेड एरिया है फॉर एग्जांपल, तो उसकी नियर बाय जो भी इंटरनेशनल वाटर जिस कंट्री के साथ लगता होगा जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडियन आर्मी जाके वो करेगी? मान लो नहीं, वो ऑपरेशंस तो फिर अपने को असाइन किए जाते हैं ना। नहीं मतलब जैसे हमारे जो उसमें हो तो नहीं, अपने सिंगल फोर्स का ही रहा है जो एज पर माई नॉलेज। जो जैसे हम तो जब गल्फ ऑफ एडन में ऐसा कोई ऑपरेशन, हाँ, ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए हम डिप्लॉय थे, बट उस टाइम पे मतलब बैड लक लगा लीजिए हमारा कि हमें को लाइव एक्सपीरियंस मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मॉनसून सीजन था और वेदर कंडीशंस शायद पायरेसी के लिए हेल्पफुल नहीं थी। जो पायरेट्स थे शायद उनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। तो 1-2 बार हम ऑपरेट हुए, बट नॉर्मल बोट्स मिली थी हमें, वो पायरेट्स बोट्स नहीं थी। तो उस टाइम पे, लेकिन बाद में हम उसमें हमारे वहाँ ऑपरेशंस हुए हैं और हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। तो फिर सर आपकी जर्नी जब मार्कोस गए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग में जो इंस्ट्रक्टर का कैसे सिलेक्शन हुआ या कैसे गए उसमें? नहीं, इसमें जैसे सिलेक्शन वाली ऐसी कोई बात नहीं रहती है। अच्छा, रैंडम पोस्टिंग आती है। ओके। और हो सकता है कि क्योंकि मैं इसमें आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, एट दैट टाइम आई वाज बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ माय कोर्स। जब मैंने मार्कोस कोर्स किया तो एट दैट टाइम मैं बेस्ट इन एकेडमिक्स था। अच्छा, वहाँ पे बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट इन फिजिकल, बेस्ट इन एकेडमिक्स, 3 तरीके की कैटेगरी मार्कोस में रहती हैं। ओके। तो आई वाज बेस्ट इन एकेडमिक्स। तो कहीं ना कहीं, और उसमें जब यूनिट में भी थे तो ठीक ही अच्छा कर ही रहे थे। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मिला हो, अदरवाइज वो वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो रैंडम पोस्टिंग आ जाती है। अच्छा, उसमें तो लकीली मुझे चांस मिला उसमें। कितना टाइम का? मैंने 3 साल का टेन्योर था वहाँ पे मेरा। अच्छा, 3 साल मैं ट्रेनिंग यूनिट में रहा था। तो जब आप ट्रेनिंग में गए होंगे तो आप मतलब ऐसा नहीं लगता कि कई बार
जो हमारे जो सीनियर्स थे या जो हमारे उस्ताद थे, जो ट्रेनर्स थे स्पेसिफिकली, उन्होंने बड़ा रगड़ा दिया है, मैं थोड़ा सा लीनियंट रहूँगा करके, ऐसा कुछ आता है कभी दिमाग में जब आप जाते हैं वहाँ पे? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम आपको बुरा लगता है जब आपके इंस्ट्रक्टर आपको रगड़ रहे होते हैं, बट एक प्रोवर्ब है इसमें कि मोर यू ब्लीड इन पीस लेस, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। करेक्ट। तो उस टाइम हमें लगता होगा, लगता भी था, सबको लगता है कि यार इतना रगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, बट वो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसकी अहमियत आपको जब आप फील्ड में जाते हो करेक्ट तब पता चलती है। उस टाइम रियलाइज़ होता है यार हमारे उस्तादों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया हुआ है। तो कभी किसी उसमें मतलब ये नहीं आया हमें कि हमारे उस्तादों ने हमारे साथ ज़्यादा वो किया। सभी को दिल से नमन है, दिल से धन्यवाद है। हमारे इंस्ट्रक्टर जो भी थे, जो भी उस्ताद थे हमारे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा ट्रेन किया और वो उस मौके की नजाकत है। तो सर, जैसे आप अभी मार्कोस मतलब डिफेंस छोड़ के एक सिविल लाइफ में आ गए हो जी, जो आपकी ट्रेनिंग है मार्कोस की, जो आपने ट्रेनिंग की 15 साल जो आपने डिफेंस में निकाली, किस तरीके से, क्या ये आपको भी काम आ रही है? मतलब नॉट नेसेसरली कि आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, बट जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है, कुछ भी किया है, कैसे हेल्प करती है एक सिविल लाइफ में एडजस्ट करने के लिए? किसी प्रकार के जो इश्यूज आते हैं ना कुछ तो उसका आपने टेक आउट उसका लिया होगा वहाँ से। मैं जो कुछ भी हूँ ड्यू टू मार्कोस। मार्कोस ने मेरे को वो एटीट्यूड, वो सोच दी है कि मैं कुछ भी कर सकता। 15 में मैं रिटायर हुआ, मेरे पास जॉब थी लेकिन की नहीं। मेरा टारगेट एक ही था कि मुझे सीजीएल करना है। ओके। 2 साल मुझे लगे बेशक से कोई प्रिपरेशन में लेकिन कभी दिल में मतलब एक ही जज्बा था कि यार मैं मार्कोस में कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो तो सोच जो दी है ना, जो मुझे एटीट्यूड, मैं काम भी करता हूँ तो मेरे को पर मतलब मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कुछ भी है हो जाएगा। जो कुछ आज हम हैं और जो हमने सीखा है मार्कोस में, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा यूटिलाइजेशन इस फील्ड में जहाँ हम सर्विंग हैं वहाँ कर रहे हैं। क्योंकि जो आप भी कहीं जॉब कर रहे होंगे, आप भी कुछ काम कर रहे होंगे, आपने भी ये सीखा होगा, देखा होगा, एटीट्यूड मैटर्स। हाँ, एब्सोल्युटली। तो आप काम सेकेंडरी होता है आपका, पहले आपका एटीट्यूड होता है। अगर आपका एटीट्यूड से काम तो करवा लेंगे, काम तो क्या एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। जब दिमाग में एक बार ये आ गया कि ये हो जाएगा और ये मैं कर लूँगा, ये मैंने करना है, 80% काम तो हो ही गया। ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर आपके दिमाग में आपने सोच लिया कि ये काम करना और ऐसे होगा, तो मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया, बस आपको बस स्टेप्स लेने हैं, उसको कंप्लीट करने हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग हमें मार्कोस ने बनाया है, इतना मेंटली भी, फिजिकल की तो खैर यहाँ ज़रूरत नहीं है जहाँ मैं अभी सर्व कर रहा हूँ, बट मेंटली वहाँ पे रियली मेंटल टफनेस चाहिए। क्योंकि फाइल वर्क कितना रहता है, जनरली लोग आज तक बैठे रहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हमारी जो ये टाइम बारिंग चलती है, टाइम बारिंग असेसमेंट होती है। ओके, होती है। टाइम बारिंग ये होता है जैसे कि ये असेसमेंट ही रहे तो इसकी इस डेट तक आपको केसेस करने हैं। अच्छा। उसके बाद हो जाएंगे तो वो जो है उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते, तो टाइम बार हो जाएंगे वो। अच्छा। और उसका आपको अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी उस पर, उसके रिपरकशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो उस टाइम पे आप मतलब ये लगा लो कि लास्ट के 1 महीने हमारा ना कोई सैटरडे होता है ना कोई संडे होता है, और रात को 10 बजे तक भी काम कर रहे हैं, 11 बजे तक भी काम कर रहे हैं। लास्ट के महीने मार्च के। हाँ, वो उसके अलग असेसमेंट ईयर्स की अलग अलग टाइम बारिंग होती है। अच्छा, ओके। तो वो कभी 30 सितंबर भी है, कभी 31 मार्च भी है, कभी 30 जून भी है। अच्छा, ये रहता है। तो हम 10-10, 11-11 बजे तक भी काम करते हैं। तो वो टफनेस जो है मार्कोस से हमें मिली है कि वो चीज़ फील नहीं होती है। कोई नहीं यार, कर लेंगे। मैं जितने भी जो मेरे ऑफिसर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, कभी काम का कोई ये इशू आया ही नहीं कि ये नहीं, हम सैटरडे भी काम करते हैं, हम संडे भी काम करते थे, कोई बात नहीं। मतलब माइंड सेट ऐसा हो गया कि क्या हुआ है काम ही, तो जो कुछ भी है ड्यू टू मार्कोस है। हम जहाँ हैं ड्यू टू मार्कोस हैं, जो हमारी सोच है वो ड्यू टू मार्कोस है। ये नहीं होते तो पता नहीं हम क्या होते हैं। करेक्ट।
तो आपने आपने बोला कि तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन किए होंगे मार्को, क्या आप कुछ शेयर कर पाएंगे, कुछ शेयर कर सकते हैं ऐसा, विदाउट कोई नाम लिए, विदाउट कुछ ऐसा करेंगे? क्या तरीके, मतलब क्या चैलेंजेस आपको आए और कैसे उसको ओवरकम किया आप लोगों ने, उस बारे में? देखिए, डिप्लॉयमेंट तो अलग अलग जगह पे रहती है, लैंड फ्रंट पे भी रही है और वाटर फ्रंट पे भी रही है, और प्लस एयर का यूज़ जब इसलिए आ जाता है क्योंकि पैरा जंप और CFF क्वालिफाइड रहते हैं, तो वो वाटर एयर फ्रंट भी आ जाता है उसमें। तो ऑपरेशंस एज सच, मतलब मेरी दिली तो मना थी, मुझे आज भी उस चीज़ का मलाल है। इंसान का की मतलब कैरेक्टर जब पता चलता है जब लाइव फायरिंग जब सामने से फायरिंग आ रही है, एब्सोल्युटली, तब उसका हाँ कि जब पता चलेगी मैं क्या हूँ, करेक्ट, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। करेक्ट। तो उस चीज़ का मुझे मलाल रहा है कि मैं लाइव फायरिंग किसी ऑपरेशन में, हम डिप्लॉय हुए थे, वैली में डिप्लॉयड थे, वहाँ पे भी हमारा इनकाउंटर हुआ था, बट एट दैट टाइम मैं जो था आर्मी के साथ अटैच, वो उसमें उनका कोई अलग ऑपरेशन चल रहा था, मैं उसमें था। अच्छा। तो जहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ उसका मैं पार्ट नहीं था, जहाँ लाइव फायरिंग हुई थी और किल भी हुआ था उसमें हमारी टीम का जो था। तो 26/11, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि 26/11 जो हुआ मुंबई अटैक जो हुआ, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने वाले मार्कोस थे। करेक्ट। एनएसजी बाद में आई थी। एनएसजी सुबह आई थी। तो उस टाइम पे भी मैं कोची में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं कोई कोर्स कर रहा था वहाँ पे। अच्छा। उसका भी मैं पार्ट नहीं था अनफॉर्चुनेटली। मुझे मलाल उस चीज़ का, दुख है मुझे उस चीज़ का, क्योंकि मुझे अपने को आज माना है, मुझे पता तो चले मैं मतलब कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं। इतनी ट्रेनिंग की है, तीसरे में बोलने के लिए या जब गोली आती है तो भी मेरा रिएक्शन वैसा ही होता है। तो वो मुझे कभी भगवान ने चाह मौका मिला तो मैं डेफिनेटली उसके लिए जाऊंगा, और वो मेरे दिल में एक रेग्रेट है कि मैं कभी उसका कभी पार्ट नहीं बन पाया, जब मैं खुद को एसेस कर सकूँ यहाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। करेक्ट। नहीं, सही बात है। अगर कुछ आपने इतनी मेहनत करके इतनी, हाँ, आदमी उसी के लिए तो प्रिपेयर करता है अपने आप को, हार्ड टाइम्स के लिए प्रिपेयर करता है बेसिकली। और वो अगर नहीं देखे यार, नहीं आपके अपने आप को परख पाए, तो फिर तो डेफिनेटली उसको थोड़ा फील होता है। नहीं, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, कि एक नॉर्मल से परिवार से मेहनत करके स्पेसिफिकली आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो यही है हमारा द एक्सपीरियंस मैटर्स का मकसद, बेसिकली लोगों तक पहुँचाना दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस, और उसके एक्सपीरियंस से लोग कुछ सीख पाएँ। तो इतनी ही कोशिश है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। अरे थैंक यू रवि भाई, थैंक यू आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।